Hello everyone, welcome you to the online lecture series of Basic Electrical Engineering. We have started module 3 that is transformer. दो लेक्चर पहले से हम ये शुरू कर चुके हैं, दो लेक्चर्स हमने इसके ऊपर कर चुके हैं, दो वीडियोस हो चुके हैं हमारे, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिक सर्किट जो ट्रांसफॉर्मर को समझने के लिए और बाकी मशीन्स का जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है वो समझने के लिए हमने थोड़ा मैग्नेटिक सर्किट के बारे में एक्सप्लेन किया और साथ ही साथ यहाँ पर जो बेसिक टॉपिक्स आते हैं ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड ही वो टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया है, राइट? तो इन दिस थर्ड वीडियो दैट इज लेक्चर नंबर 67 ऑफ दिस सब्जेक्ट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, आज से हम ट्रांसफॉर्मर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो बात आती है कि व्हाट इज दिस ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर होता क्या है और ये क्या करता है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, दैट इज द नंबर वन थिंग, स्टैटिक डिवाइस। स्टैटिक डिवाइस का मतलब है कि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते, इस पर्टिकुलर मशीन में कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते। एज यू नो कि जिस भी मशीन में मूविंग पार्ट्स होते हैं वहां पर जो मेंटेनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो काफी आती हैं, जिसमें हमें मशीन को टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो वो प्रॉब्लम ट्रांसफॉर्मर में नहीं आती, इसलिए एक बार जब भी हम ट्रांसफॉर्मर को इंस्टॉल कर देते हैं जहां उसको लगाना है प्रॉपर रेटिंग के साथ, तो एक लॉन्ग समय तक मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं पड़ती है, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ट्रांसफॉर्मर का, बीइंग इट ए स्टैटिक डिवाइस। और चूंकि ये स्टैटिक डिवाइस है, मतलब कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, और मूविंग पार्ट ना होने से जो भी फ्रिक्शन लॉसेस हो सकते थे एक रोटेटिंग मशीन में, वो यहाँ पर नहीं होते। तो जो लॉसेज हैं यहाँ इस मशीन में ट्रांसफॉर्मर में, वो बहुत ही कम लॉसेज होते हैं, और बिकॉज ऑफ वेरी लेस लॉसेज द एफिशिएंसी इज वेरी हाई ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। एफिशिएंसी इज वेरी हाई। समटाइम्स जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं उनकी एफिशिएंसी मोर देन 99% तक भी हो सकती है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स हैं, यानी कि जिन जो पावर ट्रांसफॉर्मर्स हैं जिनको हम बहुत हाई रेटिंग की वजह से यूज करते हैं, राइट? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर बेसिकली कई टाइप के हो सकते हैं, जिसमें दो नाम अभी मैंने लिए हैं, एक पावर ट्रांसफॉर्मर और एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर हैं। पावर ट्रांसफॉर्मर का सिंपल सा मीनिंग है कि वो ट्रांसफॉर्मर जो बहुत हाई पावर्स के लिए यूज हो रहे हो, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर वो है जो लो रेटिंग के लिए यूज होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के काम आते हैं। जैसा कि हमारा जो सिस्टम है, जो पावर सिस्टम है, वो तीन भागों में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। पहला पार्ट होता है जनरेशन, जहां पर जनरेशन होता है। दूसरा पार्ट होता है ट्रांसमिशन, जनरेशन के बाद जब हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं थ्रू द ट्रांसमिशन लाइंस। और तीसरा पार्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? डिस्ट्रीब्यूशन। इसी में अगर चौथा और लास्ट एंड पॉइंट पे अगर एक पार्ट ऐड करना चाहें तो हम कर सकते हैं, दैट इज यूटिलाइजेशन, जिसको हम एट लास्ट अपने घरों में या फिर कॉलेज में या जहां भी हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड हम डिस्कशन कर सकते हैं, राइट? तो जनरेशन तो बेसिकली एक रोटेटिंग मशीन से होगा, जनरेटर से होगा। जनरेशन के बाद जो ट्रांसमिशन हुआ है वो ट्रांसमिशन एक हाई पावर के रेटिंग में होता है, और वहां पर जो मेजर जो पावर ट्रांसफॉर्मर्स का रोल है वो इस ट्रांसमिशन कैटेगरी में आता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी में हम मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं, जिससे हम छोटी छोटी जगहों पर पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे इंडस्ट्रीज को देना है, इंडस्ट्रीज को दे दिया, कॉलोनीज को दे दिया, एक पर्टिकुलर एरिया को दे दिया, तो वो सब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स का काम है। एंड फाइनली वी यूटिलाइज दिस। तो एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफॉर्मर कैन बी एज मच हाई एज 99% पॉसिबल है, ठीक है? अब और उसके बाद अगर हम देखें तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो पावर को ट्रांसमिट करता है, इट ट्रांसफर्स द पावर, ठीक है? ये कन्वर्ट नहीं करता, ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर का मतलब है कि एक तरफ से लेता है दूसरी तरफ को दे देता है। जैसे ट्रांसफॉर्मर की अगर इनपुट आउटपुट की बात करें तो इनपुट साइड पर जो पावर इसको रिसीव होती है, सेम पावर को वो आउटपुट पर ट्रांसफर कर देता है, वहां से उसको आगे बढ़ा देता है। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर है ये बेसिकली अचीव हम करते हैं यूजिंग द ट्रांसफॉर्मर विदाउट चेंजिंग इन फ्रीक्वेंसी, विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो भी फ्रीक्वेंसी हमें इनपुट साइड पर रिसीव हुई है सेम फ्रीक्वेंसी हम आउटपुट साइड पर देते हैं। देयर इज नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, बट वी कैन चेंज द लेवल ऑफ वोल्टेजेस, ठीक है? लेवल ऑफ वोल्टेज और
करंट कैन बी चेंज्ड, हम यहाँ पर कर सकते हैं, लेवल ऑफ वोल्टेजेस को बढ़ा घटा सकते हैं, लेवल ऑफ करंट को बढ़ा घटा सकते हैं, राइट। तो चूंकि ट्रांसफॉर्मर सिर्फ एसी पे काम करता है, क्यों ये एसी पे ही काम करता है हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाले पार्ट में। तो फिलहाल के लिए हम इतना ही जानें कि ट्रांसफॉर्मर सिर्फ एसी पर ही काम करता है, और एसी में जब ये काम करता है तो लेवल ऑफ वोल्टेज और लेवल ऑफ करंट को हम घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये बेसिकली एसी सिस्टम का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि एसी सिस्टम में एक ऐसा डिवाइस हमारे पास है, एक ऐसी मशीन हमारे पास है जिसमें हम जिसकी हेल्प से हम वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हैं, करंट को कम ज्यादा कर सकते हैं। इस तरह का कोई भी मशीन, कोई भी इक्विपमेंट डीसी सिस्टम में हमारे पास नहीं होता है, इसलिए हमेशा एसी सिस्टम को हम बहुत ज्यादा प्रिफर करते हैं। इसके एडवांटेजेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेकंड चैप्टर में एसी के यूज करने के, लेकिन यहाँ पर भी एक पॉइंट आता है कि एसी सिस्टम को मेजरली यूज करने का जो मेजर एडवांटेज है वो यही है कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर अवेलेबल है जिसकी हेल्प से हम वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। नाउ अगर बात करें कि ट्रांसफार्मर का यूज क्या है, व्हाई वी यूज दिस ट्रांसफार्मर, तो इसमें पहला रीजन तो हमने देख लिया कि वोल्टेज के लेवल को और करंट के लेवल को कम या ज्यादा करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज है। दूसरा हमने बताया कि जो ट्रांसफार्मर का बेसिकली यूज है वो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की साइड पे आता है। अगर डिटेल्ड पावर सिस्टम का एक ओवरव्यू देखा जाए तो ये डायग्राम आपको क्लियरली दिखाएगा कि किस तरह से पावर सिस्टम में कहाँ पर ट्रांसफार्मर यूज होता है। तो इस पावर स्टेशन में आप देख सकते हैं जो सबसे पहले लेवल पे है, तो दिस इज बेसिकली द जनरेशन पॉइंट। ठीक है, ये जनरेशन पॉइंट है जहां पर आपको 11, 11.5 या 12 किलो वोल्ट यानी कि 12,000 किलो वोल्ट तक के लेवल पे जनरेशन होता है। उसके बाद ये जो सिंबल बना हुआ है दिस इज ट्रांसफार्मर, ये है ट्रांसफार्मर। जहां पर भी ये हमने बना रखा है वो हर जगह पर ट्रांसफार्मर ही है, जैसे दिस इज द ट्रांसफार्मर, दिस इज द ट्रांसफार्मर, दिस इज द ट्रांसफार्मर, ऑल आर द ट्रांसफार्मर्स, राइट। तो इसमें आप देखते हैं कि सबसे पहले प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन, ये दो लेवल ऑफ ट्रांसमिशन किए गए हैं। प्राइमरी ट्रांसमिशन मतलब इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग फ्रॉम दिस जनरेटर जो पावर रिसीव हुआ उसको हमने क्या किया, 11 केवी से 220 किलो वोल्ट में चेंज कर दिया। मतलब 11,000 वोल्ट था हमारे पास, उस 11,000 वोल्ट को 220,000 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि बढ़ा दिया, लेवल को इंक्रीज कर दिया। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि एक्चुअल में जो पावर होता है, पावर इज इक्वल्स टू होता है V इंटू आई। ठीक है, तो किसी भी डिवाइस के लिए पावर एक कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि कोई भी मशीन, कोई भी इक्विपमेंट हम लेते हैं और उसकी पावर रेटिंग डिफाइंड है तो वो पावर सेम है, वो पावर कांस्टेंट है। तो इस सेम कांस्टेंट पावर के लिए अगर आप वोल्टेज के लेवल को इंक्रीज करोगे तो करंट का लेवल सेम रेस्पेक्ट में डिक्रीज होना चाहिए, बिकॉज इट हैज टू मेंटेन द सेम पावर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ V इंटू आई हैज टू बी इक्वल्स टू दिस P, राइट। तो फॉर द सेम कांस्टेंट पावर अगर वोल्टेज के लेवल को आप इंक्रीज करोगे तो करंट का लेवल डिक्रीज हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए 11 किलो वोल्ट से 220 किलो वोल्ट में जब हमने इंक्रीज किया तो सेम उसी रेस्पेक्ट में करंट आपका डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो गई। और चूंकि आपको पता है जो लॉसेज होते हैं वो लॉसेज होते हैं आई स्क्वायर आर। अगर कोई भी एक वायर है, उस वायर का रेजिस्टेंस आर है और उस वायर में से करंट आई फ्लो हो रहा है, तो उस वायर के अंदर जो लॉसेज होंगे वो होंगे आई स्क्वायर आर लॉसेज। इनको हम बोलते हैं कॉपर लॉस। ठीक है, इन लॉसेज को हम बोलते हैं कॉपर लॉस। तो जितना ज्यादा करंट कम होगा उतनी ज्यादा लॉसेस कम होंगे, राइट। तो ये जो ट्रांसमिशन किया जाता है वो ट्रांसमिशन बहुत ही हाई वोल्टेज में किया जाता है। ठीक है, जो भी जनरेशन हुआ, जनरेशन के बाद हम सबसे पहले उसको एक हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग दिस ट्रांसफार्मर। ये पावर ट्रांसफार्मर है, राइट। तो इसकी हेल्प से हम इस वोल्टेज के लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे जिससे करंट का लेवल कम हो जाएगा, और करंट के लेवल के कम होने से हमारे जो लॉसेज हैं वो आई स्क्वायर आर लॉसेज कम हो जाएंगे। साथ ही साथ जो रेजिस्टेंस में वोल्टेज लॉस है, वोल्टेज ड्रॉप होता है आई इंटू आर। आपको पता है V इक्वल्स टू होता है आई इंटू आर ओम्स लॉ के हिसाब से। यहाँ पर भी अगर करंट की वैल्यू कम होती है तो जो वोल्टेज ड्रॉप है, ट्रांसमिशन में जो वोल्टेज का लॉस होना है वो लॉस भी बहुत कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली करंट को डिक्रीज करने के साथ साथ ये दोनों लॉसेस कम हो जाते हैं। एंड एज वी नो कि अगर लॉसेस हमारे किसी सिस्टम से कम हो रहे हैं तो एफिशिएंसी वहां पर इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर का यहाँ पर यूज किया हमने वोल्टेज के लेवल को बढ़ाने के लिए। उसके बाद आगे जब हमने इसको रिसीव किया दूसरे ट्रांसफार्मर पे तो वहां पर हमने क्या किया, 220 को वापस से डिक्रीज करके 132 और 66 केवी में कर दिया है, जो कि हम रिसीव करेंगे। ठीक है, तो ये जनरेटिंग स्टेशन है जो बहुत डिस्टेंस पे कहीं लोकेटेड है, क्योंकि
किसी सिटी से आसपास में नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि कोई एनटीपीसी का पावर प्लांट है या हाइड्रोथर्मल पावर प्लांट है या थर्मल पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, या इस तरह का कोई भी जितने भी टाइप के हमारे पास पावर प्लांट है, वो सारे के सारे बहुत दूर डिस्टेंस पे होते हैं, सिटी से काफी दूर होते हैं, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, और बहुत ही कम पावर स्टेशन होते हैं, क्योंकि ये बहुत मेजर एक बड़े एरिया को कवर भी करते हैं साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले इसको इंक्रीज करने के बाद नियर बाई एरियाज में, जो सिटीज के नियर बाई एरियाज है, वहां पर एक सब स्टेशन होता है, पावर स्टेशन होता है जो सिटी के बाहर होता है, वहां पर हम इसको रिसीव करते हैं यूजिंग द ट्रांसफॉर्मर अगेन, एंड वी कन्वर्ट दिस वोल्टेज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। हम उसको फिर से लो कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ आप रिसीविंग स्टेशन पे उसको रिसीव करके सेकेंडरी ट्रांसमिशन करते हैं। फर्दर आप उसको फिर से कन्वर्ट करते हो 132 और 66 केवी, जो भी आपने इसको यहाँ पर चेंज किया था लेवल को, उसको और ज्यादा कम लेवल में ले आते हैं 11 किलो वोल्ट में। ठीक है, एज वी नो 11 किलो वोल्ट एक ऐसा लेवल ऑफ वोल्टेज है जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत सारी इंडस्ट्रीज को होती है, राइट। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं ऐसी जो 11 किलो वोल्ट के वोल्टेज सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, डिमांड करते हैं, तो उनको डायरेक्टली यहाँ से हमें क्लाइंट देके सप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फर्दर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टेशन हैं। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन जो सिटीज के अंदर होते हैं, आपने कभी अक्सर देखा होगा सिटीज में कहीं आते जाते, तो आपके पास सब स्टेशन वहां पर होते हैं, जो सब स्टेशन में ये 11 किलो वोल्ट का कन्वर्जन हो जाता है 440 वोल्ट के लगभग। 440 वोल्ट यानी कि हम 3 फेज सप्लाई की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये लगभग 3 फेज वोल्टेज के जो लेवल है उस पर आ चुका है। तो 11,000 वोल्ट्स को हमने सीधे कन्वर्ट कर दिया 440 वोल्ट में बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जो एक सब स्टेशन में रखा हुआ है। एंड फाइनली हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से, इस डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से फाइनली हमने कंज्यूमर को 440 और 230 वोल्ट्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। दैट मीन्स जिसको जितना रिक्वायर्ड है, जैसे 400 वोल्ट हम कहते हैं दिस इज अ लेवल ऑफ 3 फेज सप्लाई, और 230 वोल्ट इज अ लेवल ऑफ सिंगल फेज सप्लाई, तो जिसको जितना रिक्वायरमेंट है, जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है, उतना आगे कंज्यूमर एंड पर चला जाता है और हम यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस पावर स्टेशन डायग्राम में क्लियरली ये चीज हमें दिख रही है कि हाउ मच इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, हर लेवल पे हमें ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज का लेवल बढ़ाने से हमें कितना फायदा हो रहा है, एक तो हमारे सिस्टम की ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, लॉसेस डिक्रीज हो रहे हैं, वोल्टेज के लेवल को और करंट के लेवल को हम कम या ज्यादा कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ चूंकि ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जिसका प्राइमरी साइड यानी कि इनपुट साइड और आउटपुट साइड दोनों एक दूसरे से आइसोलेट होते हैं। आइसोलेट मतलब कोई भी आपस में कनेक्शन नहीं बनता, एक मैग्नेटिक सर्किट के थ्रू उनका आपस में कनेक्शन बनता है, तो इसीलिए एक दूसरे के बीच में एक आइसोलेशन बना रहता है। इन केस ऑफ एनी फॉल्टी सिचुएशन फ्रॉम दिस इनपुट साइड, अगर इनपुट साइड पर कोई फॉल्टी सिचुएशन है तो वो आगे ट्रांसफर नहीं होती बिकॉज ऑफ दिस आइसोलेशन थिंग, राइट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एडवांटेज है जो ट्रांसफार्मर को यूज करने से हमें मिलता है। ठीक है, सो ट्रांसफार्मर का अगर यूजुअल अपीयरेंस देखें तो किस तरह का दिखाई देता है ट्रांसफार्मर, तो इसका एक डायग्राम बनाते हैं ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर में एक कोर होती है, मैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती है, जैसा कि हमने डिस्कशन भी किया है मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड और मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड। तो ये एक मैग्नेटिक कोर है, राइट, मैग्नेटिक मटेरियल से बनाई गई है। इसमें दो वाइंडिंग्स होती हैं, एक होती है इनपुट साइड जिसको हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, लेट अस से दिस इज द इनपुट साइड, और एक वाइंडिंग हमारी होती है आउटपुट साइड पर। यह है हमारा आउटपुट साइड जिस पर एक दूसरा कॉइल लगाया गया है, वाइंडिंग लगाई हुई है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो दिस इज प्राइमरी साइड, या आप कहें इनपुट साइड, और दिस इज सेकेंडरी साइड जिसको हम कहते हैं आउटपुट साइड। ठीक है, अब जैसे ही ट्रांसफार्मर में यहां पर सप्लाई लगाते हैं, हियर वी विल रिसीव ए वोल्टेज व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी कनेक्टेड एट द इनपुट साइड ऑफ दिस ट्रांसफार्मर। तो ये है आपके पास सप्लाई वोल्टेज V1, यहां से एक करंट फ्लो करता है, प्राइमरी करंट I1, राइट। ये EMF इंड्यूस होता है, आगे हम वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर का। दिस इज द EMF इन द प्राइमरी साइड, दीज आर द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी साइड। इसके बाद जो मैग्नेटिक सर्किट की प्रोसेसिंग है, वर्किंग है, उसके हिसाब से काम करते हुए यहाँ पर एक फ्लक्स ट्रांसफर होता है प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड में इन दिस डायरेक्शन,
अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, राइट। उसके बाद सेकेंडरी साइड में भी एक EMF इंड्यूस होता है, बिकॉज हियर आल्सो वी हैव नंबर ऑफ टर्न्स N2, फ्लक्स इज कनेक्टिंग टू दिस सेकेंडरी साइड, और उसको कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर एक EMF आ जाता है, सेकेंडरी साइड का EMF। हियर यू विल हैव करंट ऑफ सेकेंडरी दैट इज I2, एंड लोड इज आल्सो कनेक्टेड एट दिस सेकेंडरी साइड, और आप कह सकते हैं कि यहाँ से आगे एक कनेक्शन लिया गया है, दिस इज द लोड, राइट। और जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज है, लेट अस कॉल इट V2, ठीक है। यहाँ पर V और E दोनों में डिफरेंस है, इज बेसिकली द EMF इंड्यूस्ड इन द वाइंडिंग, एंड V इज द टर्मिनल वोल्टेज। दोनों साइड पे अगर हम V की बात करें तो दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम प्राइमरी साइड V1, दैट इज द सप्लाई वोल्टेज जो हमने सप्लाई किया। हियर ऑन द सेकेंडरी साइड V2 इज द वोल्टेज जो हमें लोड पर रिसीव हुआ। तो V इज डिनोटेड, टर्मिनल वोल्टेज इज डिनोटेड बाय द V, एंड E से हम EMF को डिनोट करते हैं। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, एक ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें जो वोल्टेज V2 और V1 है, V1 हमने वो वोल्टेज लिया है जो अप्लाई किया है, V2 हमने वो वोल्टेज लिया है जो हमने रिसीव किया है। तो इस केस में अगर आप देखते हैं V2 इज ग्रेटर देन V1, तो हम कहते हैं हमारा ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप का मतलब है कि वोल्टेज लेवल इंक्रीज हो रहा है, और अगर हमारा V1 इज ग्रेटर देन V2 है तो हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, वोल्टेज लेवल डाउन हो रहा है, जितना हमने प्राइमरी पर लगाया है उससे कम हमें सेकेंडरी पे मिलेगा, और फर्स्ट केस में जितना हमने प्राइमरी पे लगाया है उससे ज्यादा हम सेकेंडरी पर रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे मीनिंग्स हमने आपको बताई दिए। N1 and N2 आर द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड, E1 and E2 are the EMF induced in the primary and secondary side, I1 and I2 are the current which is flowing on the primary and secondary side, and phi is the flux which is linking in this magnetic circuit, ठीक है। and this is called the core, ये है कोर, मैग्नेटिक कोर जो मैग्नेटिक मटेरियल से बनी है, सिलिकॉन आयरन, राइट। आगे हम कंस्ट्रक्शन भी पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन, जिसमें हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफार्मर को किस किस मटेरियल से बनाया जाता है। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है, यानी कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। वर्किंग प्रिंसिपल हम यहीं से डिस्कस कर सकते हैं, जो डायग्राम हमने बनाया है इसी से हम यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करता है। बेसिकली जो ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल है दैट इज बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। हमने प्रीवियस वीडियोस में फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कस किया था कि दो लॉज होते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, आप लोग देखिएगा एक वीडियो में हमने फैराडेज लॉ को डिटेल में डिस्कस किया है, साथ ही साथ हमने लेंज लॉ को भी वहां पर डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये दोनों लॉज डिटेल में डिस्कस्ड हो चुके हैं प्रीवियसली, फैराडेज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ क्या कहता है, ठीक है। तो ये दोनों लॉज यहाँ पर वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर में काम आएंगे, राइट। तो कैसे ट्रांसफार्मर वर्क करता है, अब देखिए प्राइमरी साइड पे अगर आप कंसंट्रेट करें तो प्राइमरी साइड पे हमने क्या किया, प्राइमरी वाइंडिंग पे एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है, एसी वोल्टेज सप्लाई लगाई है, ठीक है। एसी वोल्टेज सप्लाई लगाने के बाद करंट फ्लो करेगा प्राइमरी वाइंडिंग में, चूंकि ये जो वाइंडिंग है इसके थ्रू ये सर्किट पूरी तरह से क्लोज हो जाता है, तो एक करंट विल फ्लो थ्रू दिस वाइंडिंग। वी हैव नंबर ऑफ टर्न्स N1 हियर, एंड हमने लास्ट वीडियोस में ये देखा है कि जब भी किसी कॉइल के थ्रू आप करंट को पास करते हैं तो वहां पर एक फ्लक्स इंड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स बन जाता है, अभी आगे हम देखेंगे कि ये किस तरह से क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, तो वो हम आगे देखने वाले हैं अभी। तो यहाँ पर एक जो फ्लक्स इंड्यूस होता है वो ऑल्टरनेटिंग नेचर का होता है, एंड एज वी नो कि जब भी एक ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स किसी कॉइल के साथ लिंक करता है, ठीक है, तो वहां पर एक EMF इंड्यूस होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है E1। प्राइमरी साइड की हम बात कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ this should become equals to E1 is equals to minus of N1 d phi by dt। ये जो EMF है this is self induced EMF। why this is called self induced EMF? because it is being induced by the coil itself। अगर प्राइमरी कॉइल की ही बात करें तो प्राइमरी कॉइल अपने आप के अंदर एक EMF इंड्यूस कर रही है E1, that is why it is called self induced EMF। उसके बाद क्या होता है, ये जो फ्लक्स की डायरेक्शन है हम थंब रूल से, राइट हैंड रूल से डिसाइड कर सकते हैं। करंट एंटर हो रहा है, कॉइल की जो
वाउंडिंग पैटर्न है उसके हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि जो फ्लक्स का डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ को जाएगा एंड फाइनली इट गोज टुवर्ड्स द सेकेंडरी वाइंडिंग। ये इस मैग्नेटिक सर्किट के थ्रू फ्लो होता हुआ सेकेंडरी साइड में जाता है और वहां पर भी सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक करता है। एंड एज वी नो सेकेंडरी साइड पर भी हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है, वहां पर लोड कनेक्टेड है, सर्किट यहाँ पर भी कंप्लीट है। तो जैसे ये सेकेंडरी साइड पर जाकर लिंक करता है कॉइल के अंदर, कॉइल के साथ, तो वहां पर भी एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड E2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ N2 d phi by dt। ठीक है, तो प्राइमरी का जो ईएमएफ है दैट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दिस N1 और सेकेंडरी का जो ईएमएफ है दैट इज डिपेंडिंग ऑन दिस N2। यानी कि अगर N1 और N2 की क्वांटिटीज जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनको हम कम ज्यादा कर दें तो E1 और E2 की जो वैल्यू है वो भी कम ज्यादा हो जाएगी, जो कि वोल्टेज के लेवल को चेंज करने में हेल्पफुल होता है, राइट। तो जो सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसको हम कहते हैं म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों? क्योंकि दिस इज बीइंग इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द प्राइमरी साइड, प्राइमरी साइड की वजह से सेकेंडरी साइड में ईएमएफ इंड्यूस होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और चूंकि म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ जब यहाँ इंड्यूस हो जाता है, E2 एक वोल्टेज एक ईएमएफ यहाँ इंड्यूस हो जाता है, तो सिंस द सर्किट इज क्लोज्ड अगेन, लोड यहाँ पर कनेक्टेड है, तो सर्किट के क्लोज होने की वजह से सर्किट में एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, दैट इज I2 करंट, राइट। अगर यहाँ लोड नहीं कनेक्ट करेंगे तो देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस, बिकॉज ओपन सर्किट होगा, ओपन में करंट फ्लो नहीं होता, तो वी विल बी having only this E2 at the secondary side and both of these two voltages E2 and V2 will be equal because कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए क्योंकि करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट फ्लो नहीं करेगा तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो E2 और V2 बराबर होंगे, राइट। बट दैट विल बी इन द केस व्हेन लोड इज नॉट कनेक्टेड हियर, बट यहाँ पर लोड कनेक्टेड है, सर्किट क्लोज्ड है, करंट भी फ्लो कर रहा है, तो E2 और V2 दोनों सेम नहीं हो सकते, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर जो डिपेंड करता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो अगर आपको याद हो कि ईएमएफ इंड्यूस क्यों होता है, उसकी जो कंडीशंस हैं, प्राइमरी कंडीशंस वो क्या होती हैं। पहला ये कंडीशन होता है कि अगर हमारा कंडक्टर स्टेशनरी है, जैसा कि हमें दिख रहा है कि देयर इज नो मूविंग पार्ट, तो एवरीथिंग इज स्टेशनरी हियर। सो इन दिस केस वी हैव ए कंडक्टर स्टेशनरी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग। फ्लक्स जो है वो चेंज कर रहा है क्योंकि अल्टरनेटिंग नेचर का है, दैट इज नॉट ए कांस्टेंट फ्लक्स, सो इट इज बीइंग चेंज्ड। तो वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसको हम स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कहते हैं, राइट। तो जो बेसिक फंडामेंटल है यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होने के वो ये है कि वी हैव ए कंडक्टर स्टेशनरी, वी हैव ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि जो प्राइमरी कंडीशन है वो ये है कि कंडक्टर या कॉइल और जो मैग्नेटिक फील्ड है उन दोनों में से एक चेंजिंग नेचर का होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर जो कंडीशन फुलफिल हो रही है वो ये हो रही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंजिंग नेचर का है और जो कॉइल है वो स्टेशनरी है, दैट इज व्हाई an EMF is induced here, that is called statically induced EMF, right। दूसरी तरफ अगर जो मशीन्स हैं, मशीन्स में जो EMF इंड्यूस होता है वो डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF कहलाता है, क्योंकि उस केस में कंडक्टर मूव कर रहा होता है और मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी होता है, राइट। तो चूंकि हम यहाँ ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं तो ट्रांसफार्मर के केस में अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ जो EMF इंड्यूस्ड हुआ दैट विल बी आल्सो नोन एज स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF बिकॉज वी हैव कॉइल स्टेशनरी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग इन नेचर। सो यहाँ से जो मेन पॉइंट्स निकल कर आए हैं हमारे ट्रांसफार्मर के लिए वो है, पहला पॉइंट है कि जो ट्रांसफार्मर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो कि फैराडेज लॉ है, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो पॉइंट निकल कर आता है वो ये आता है कि देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। जो भी पावर ट्रांसफर हो रही है प्राइमरी और सेकेंडरी में वो किसके थ्रू हो रही है, वो मैग्नेटिक सर्किट के थ्रू हो रही है, बिकॉज प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों आपस में लिंक करती हैं तो थ्रू मैग्नेटिक सर्किट ओनली, थ्रू दिस फ्लक्स ओनली, देयर इज नो फिजिकल कनेक्शन, नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इन बिटवीन दीज टू वाइंडिंग्स, राइट। तीसरा पॉइंट ट्रांसफार्मर का होगा वो ये होगा कि जो भी पावर ट्रांसफर होगी उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा फ्रीक्वेंसी में, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। आगे हम डिस्कस करेंगे कि फ्रीक्वेंसी में चेंज क्यों नहीं होगा और अगर हो जाता है तो क्या होगा, ये चीज हम आगे डिस्कस करने वाले हैं।
राइट। तो ये कुछ चीजें हमने यहाँ से जो फाइंडिंग्स की हैं वो फाइंडिंग्स ये लिस्टेड है हमारी, राइट। ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, आपने देखा कि ये जो हमने डायग्राम बनाया है, अगर हम इसको एक बार और क्रिएट करें तो ये एक थोड़ा सा डिटेल्ड डायग्राम हो जाता है, जिसमें हम मैग्नेटिक कोर बना के रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रांसफार्मर को। तो एक शॉर्ट डायग्राम हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। यह है प्राइमरी साइड और ये है सेकेंडरी साइड, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी साइड का जो डायग्राम है, इस डायग्राम को हम इलेक्ट्रिकल सर्किट सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो ये है। यहाँ पर हम कॉइल्स ले रहे हैं, दीज आर द कॉइल्स, प्राइमरी साइड, दिस इज द कॉइल फॉर सेकेंडरी साइड, और इन दोनों कॉइल्स के बीच में दो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, ठीक है। ये दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं कि आपका जो प्राइमरी और सेकेंडरी साइड है वो दोनों क्या है, मैग्नेटिकली कपल्ड है। These two windings are magnetic coupled with each other. Also प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कोई भी वायर कनेक्शन नहीं है। वायर कनेक्शन इन द सेंस कि अगर हम इसको लेके ऐसे कनेक्ट कर दें तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं फिजिकली, यानी कि थ्रू ए वायर। बट यहाँ पर कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं है, दैट मीन्स देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इन बिटवीन दिस प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड, बट दीज टू वर्टिकल लाइन्स, these two vertical lines in between these two windings represent कि ये दोनों की दोनों windings आपस में एक दूसरे से कपल्ड हैं, मैग्नेटिक सर्किट के थ्रू कपल्ड हैं, राइट। तो ये ट्रांसफार्मर का सर्किट सिंबल है। हम इससे ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इन दिस साइड वी हैव V1, इन दिस साइड वी हैव V2, ठीक है। ये हमारे नंबर ऑफ टर्न्स N1, नंबर ऑफ टर्न्स N2, राइट। सेम हियर वी हैव ए फ्लक्स, this is the flux phi, this is V1, this is V2 and N1 and N2. This is the single phase transformer, ठीक है। Now one of the very important thing we are going to discuss कि why transformer cannot work on DC, why transformer cannot work on DC, ठीक है। इस चीज का हम जवाब ढूंढने जा रहे हैं। तो इस चीज के जवाब ढूंढने के लिए हम सबसे पहले अगर इस सर्किट की बात करें तो इस सर्किट के हिसाब से हम KVL लगाएंगे प्राइमरी साइड पे, ठीक है। तो ये हमारा E1 है, EMF इंड्यूस्ड ऑन द प्राइमरी साइड। साथ ही साथ ये जो वायर्स, कंडक्टर्स और कॉइल्स जो भी चीजें लगी हुई हैं उन सबका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। लेट अस से वी हैव इंटरनल रेजिस्टेंस R1 हियर, ठीक है। अगर इस सर्किट को रीड्रॉ करें तो ये सर्किट कुछ इस तरह का हो जाता है। Okay, this is not DC, this is AC. And at this side we have V1. Also the internal resistance of the wires and coil, let us consider it R1, and a current which is flowing is I1. This is the applied voltage V1 and this is the EMF induced E1, ठीक है। तो नाउ अगर आप देखते हैं यहाँ पर by using KVL in this particular circuit of the primary side, तो by KVL what you obtain? You obtain minus of V1 plus I1 R1 plus E1 is equals to 0. यहाँ से अगर I1 की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगा V1 minus E1 upon R1. ये है I1 करंट जो कि प्राइमरी साइड पर फ्लो हो रहा है, राइट। तो I1 का वैल्यू आपको कैसे मिल रहा है? I1 का वैल्यू आपको मिल रहा है V1 minus E1 upon R1, जिसमें आप V1 और E1 की वैल्यूज अगर देखें, चूंकि V1 हमने सप्लाई वोल्टेज लगाया है, E1 प्राइमरी साइड पर EMF इंड्यूस हुआ है, और आइडियल कंडीशन में अगर मान के चलें तो V1 और E1 दोनों बराबर होने चाहिए, बट प्रैक्टिकली दोनों बराबर नहीं होते। ऑलवेज V1 इज ग्रेटर देन E1। व्हाई इज इट सो? बिकॉज V1 जितना भी हमने अप्लाई किया है उसको अप्लाई करने के बाद जो फाइनली E1 इंड्यूस हुआ है उसके बीच में कुछ ना कुछ ड्रॉप हो जाता है बिकॉज ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर्स एंड कॉइल्स एक्सेट्रा।
तो उस हिसाब से अगर देखें तो V1 एंड E1 बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ऑल्सो वी कैन से कि V1 और E1 का जो डिफरेंस है वो एक स्मॉल क्वांटिटी होगा। मान लीजिए V1 230 वोल्ट है तो E1 हो सकता है 225 हो, 226 हो, 220 हो, या नियरली लाइक दैट, राइट? इट मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल। ऑल्सो द रेजिस्टेंस R1 जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस है कॉइल्स का और वायर्स का, आइडियली यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं कनेक्टेड है, जो भी रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। साथ ही साथ जो कंडक्टर्स हैं वो प्योर एक अच्छे कंडक्टर्स हैं, और जो कॉइल है वो एक प्योरली इंडक्टिव कॉइल है, बट स्टिल वी आर कंसिडरिंग ए very small value of the resistance which is nothing but the internal resistance R1, so it is also a small value। ठीक है, अब प्रैक्टिकली अगर कंसीडर करें कि यहाँ पर 230 वोल्ट हमने वोल्टेज दिया था, E1 मान लीजिए 225 वोल्ट है और R1 लेट अस से 1 ओम है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है 5/1 इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर। यानी कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, ट्रांसफार्मर की वर्किंग हो रही है, E1 इंड्यूस हो रहा है, तो after getting all these values we are getting the current I1 as 5 ampere। now let us consider कि यहाँ पर हमने DC वोल्टेज को अप्लाई कर दिया ट्रांसफार्मर में, ठीक है, ये E1 है, हम इसको एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं फिलहाल, क्योंकि we don't know कि what type of value is here। this is V1, this is E1, राइट? हमने अभी ये किया। अब आपको पता है जो EMF है दैट इज इक्वल्स टू होता है माइनस n d∅dt। d∅dt का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ये फ्लक्स चेंज हो रहा है तभी तो EMF हमारा प्रोड्यूस हो रहा है। बट अगर आप डीसी वोल्टेज को ट्रांसफार्मर पे अप्लाई करते हैं तो डीसी वोल्टेज से डीसी करंट प्रोड्यूस होगा, और डीसी करंट से सेम नेचर का फ्लक्स प्रोड्यूस होगा जो डीसी नेचर का ही होगा। यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है दैट विल नॉट बी अवेलेबल इन दिस केस। इट मींस इन केस ऑफ डीसी d∅dt will be equals to 0 and E1 will be equals to 0। then what will be the I1? I1 will be equals to, which was E1 V1 minus E1 upon R1 is equals to V1 minus 0 upon R1, that is equals to V1 upon R1। अगर आपने V1 230 वोल्ट लगाया है और R1 की वैल्यू मान लीजिए 1 ओम ही है, तो यू विल बी गेटिंग इट 230 एम्पियर। नाउ इमेजिन कि एक ट्रांसफार्मर जो 5 एम्पियर के साथ पहले काम कर रहा था एसी के साथ, अब सेम ट्रांसफार्मर में 230 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, जो कि एक बहुत ही हाई वैल्यू ऑफ करंट है। और ये हाई वैल्यू ऑफ करंट ट्रांसफार्मर नहीं बियर कर सकता, बिकॉज उसकी जो रेटिंग है, उसके जो कंडक्टर्स हैं, उसकी जो वाइंडिंग्स हैं, उसमें जो इंसुलेशन लगी है, वो एक लोअर वैल्यू ऑफ करंट के लिए लगाई गई थी, बट 230 वोल्ट उसके लिए एग्जॉस्टिंग क्वांटिटी है। दैट मीन्स ट्रांसफार्मर का जो इंसुलेशन है वो बर्न हो जाएगा, बर्न होने से ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स आपस में शॉर्ट हो जाएंगी, और इट मे बी पॉसिबल कि ट्रांसफार्मर में फायर हो जाए, ट्रांसफार्मर में आग भी लग सकती है, राइट? तो दिस इज द रीजन, मेन रीजन यही है कि ट्रांसफार्मर में डीसी को हम नहीं अप्लाई करते। नाउ क्वेश्चन ये है कि क्या ट्रांसफार्मर में ईएमएफ 1 सेकंड के लिए भी इंड्यूस नहीं होगा? उसका आपको आंसर मिलेगा इस वेव फॉर्म से। आप देखते हैं जो डीसी की वेव फॉर्म है वो कुछ इस तरह की होती है, दिस इज 0 टाइम t वोल्टेज, राइट? अब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करें, ये वाला इंस्टेंट, यहाँ आप देखते हैं कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो वोल्टेज है वो 0 से इमीडिएटली मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गई है, दिस इज v, राइट? तो यहाँ पर 0 से मैक्सिमम तक पहुंचने के लिए उसको कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स तो शायद लगा ही होगा। अगर आप प्रैक्टिकली बात करें तो उसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगा होगा। तो जितने समय तक ये वोल्टेज चेंज हुआ 0 से v तक पहुंचने में, सिर्फ उतने ही समय के लिए आपका फ्लक्स वेरिएबल होगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा। जैसे ही ये कांस्टेंट हो गया, राइट, आइडियली प्रैक्टिकली अगर देखें तो ये वोल्टेज का जो चेंज है वो कुछ इस तरह से हो सकता है। मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक आने में उसको इतना समय लग गया, यहाँ से शुरू हुआ, ये यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर आकर कांस्टेंट हो गया, राइट? तो ये जो समय है, ये जो मोमेंट है, इतना टाइम, इतने समय के लिए आपका वोल्टेज वेरिएबल था, इतने ही समय के लिए आपका करंट भी वेरिएबल होगा, इतने ही समय के लिए आपका फ्लक्स भी वेरिएबल होगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा। इमीडिएटली आफ्टर रीचिंग एट दिस पॉइंट, जैसे ही वोल्टेज कांस्टेंट हुआ, आपका फ्लक्स
कांस्टेंट हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स 0 हो जाएगा और ईएमएफ इंड्यूस होना बंद हो जाएगा। तो आपका ट्रांसफार्मर सिर्फ इतनी ही देर के लिए शायद काम करे, उसके बाद वो काम करना बंद कर देगा बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी कैन नॉट कनेक्ट ए डीसी सप्लाई टू द ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसफार्मर को हम क्यों डीसी पे नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं, जिसमें हमने जो डिस्कशन किया वो ट्रांसफार्मर क्या होता है, क्यों ट्रांसफार्मर की जरूरत है, उसके क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या यूजेस हैं, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। उसके बाद ट्रांसफार्मर का डायग्राम हमने डिटेल में समझा। देन स्टेप अप स्टेप डाउन का क्या मीनिंग है ये हमने समझ लिया है। कैसे स्टेप अप और स्टेप डाउन हम अचीव कर सकते हैं वो हमने समझा कि नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर में किस टाइप का ईएमएफ इंड्यूस होता है, दैट इज स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लेंज लॉ के ऊपर ट्रांसफार्मर काम कर रहा है। और इलेक्ट्रिकल सर्किट सिंबल ऑफ ट्रांसफार्मर इज दिस। देन फाइनली वी हैव सीन कि व्हाई ट्रांसफार्मर कैन नॉट वर्क ऑन डीसी, ट्रांसफार्मर को डीसी पे हम क्यों नहीं चला सकते। तो दीज ऑल आर द थिंग्स जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। विद दीज कंक्लूजन्स हम इस पर्टिकुलर वीडियो को क्लोज करते हैं। अगले आने वाले वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के आगे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ईएमएफ इक्वेशन को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।